ये रिपोर्ट चकवाल की है। सोमवार दोपहर को यहाँ पहुंचा और फिर अगले रोज यानी मंगल पूरा दिन यहाँ गुजारा। इलेक्शन के मौसम पहले भी देखे हैं और खुद भी 2-3 बार इलेक्शन की झक मारी है। हार जीत का मजा चखा है, लेकिन जो कैफियत अब यहाँ देख रहा हूँ पहले कभी ना देखी। पहली मुहिम्मात बड़ी कसम पुरसी में शुरू होती, यानी कुछ ही साथी होते और फिर रास्ते ढूंढने हम निकलते। आहिस्ता आहिस्ता मुहिम में कुछ जोर आता, मिन्नतें तरले करते, तकारीर होती, जलसे जुलूस होते, फिर जाके कहीं इलेक्शन का मूड बनता। 2008 में तो इलेक्शन से 10-12 रोज़ पहले ही कुछ मालूम हो सका कि हवाएं किस तरफ चल रही हैं। लेकिन बाखुदा जो अब सूरत हाल है वो हैरत उड़ा देने वाली है। लोग खुद ब खुद बाहर निकल रहे हैं, देहात से मिलने आ रहे हैं। अगर ये एक रोज़ की रोदाद है तो बताइए आगे चल के कैसा समा बंधेगा। इस उम्र में पहुंचते पहुंचते बड़ी हुकूमतें देखी हैं। इनमें सख्त हुकूमतें भी थीं जिनमें सियासत मुकम्मल तौर पर हुकूमती कंट्रोल में रहती थी। लेकिन सख्त हुकूमतों का अलमिया ये है कि उस किस्म का कंट्रोल ज़्यादा तवील मुद्दत के लिए कायम नहीं रह सकता। एक वक्त आता है जब अंदर से ही ख्याल पैदा होता है कि कुछ सियासी पेशरफ्त होनी चाहिए, और जो ही ऐसा फैसला होता है सियासी स्पेस खुलने लगती है। ज़ियाउल हक साहब की कितनी सख्त हुकूमत थी, लेकिन एक वक्त आया जब उन्हें अपनी कबूलियत की खातिर रेफरेंडम करवाना पड़ा। वो रेफरेंडम मजाक था, खुला मजाक, लेकिन उसके इनेकाद से ज़िया हुकूमत की कलई खुल गई। ऐलान तो हुआ कि 98% से ज़्यादा लोगों ने ज़िया साहब के हक में वोट दिया है, लेकिन अवाम के सामने ये अयां हो गया कि पोलिंग बूथ तो खाली थे और जिन कितारों की उम्मीद की जा रही थी वो कहीं नज़र ना आई। उसी शाम ज़िया साहब टीवी पर आए और कौम का शुक्रिया अदा किया कि उन पर एतमाद किया गया। लेकिन चूँकि ज़िया साहब को भी पता था कि हकीकत क्या है और दिन कैसा गुजरा है, तो अपने रिकॉर्डेड खिताब में भी वो एतमाद नहीं नज़र आ रहा था जिसकी वो खुद तवक्को कर सकते थे। दौरान खिताब 3 बार उनको अपनी नाक पहुँचनी पड़ी और फिर कुछ माह बाद उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात करवाए। अपोजिशन जमातों ने बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात का बाइकआउट किया, जो उनकी तारीखी गलती थी। एयर मार्शल असगर खान की एबटाबाद रिहाइश में अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ और हम जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उनमें से कुछ चुपके चुपके से राय देते रहे कि बाइकआउट का फ़ैसला नहीं होना चाहिए। बाइकआउट के बड़े मुहर्रिक नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे और वो ये सियासी फ़लसफ़ा झाड़ते रहे कि एक आमिर की छतरी तले इंतखाबात में हिस्सा कैसे लिया जा सकता है। लंदन बैठे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने फ़ोन किया कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना। उन्हें ये डर लाहक हो गया कि उनकी गैर मौजूदगी में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई कहीं वज़ीर आज़म ना पहुँच जाएँ। बात बाइकआउट तक पहुँची और कहते हैं कि ज़िया साहब ने सुख का सांस लिया। मज़े की बात अलबत्ता यह है कि गो गैर जमाती बुनियादों पर आने वाली कौमी असम्बली कायम हुई थी, वो भी ज़िया साहब को रास ना आई। स्पीकर के लिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर का नाम तजवीज़ किया, लेकिन रातों रात उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। सारे आज़ाद मेंबरान थे और उन्होंने सैयद फ़खर इमाम का नाम तजवीज़ किया। तब तक तो ज़िया साहब स्याह सफ़ेद के मालिक थे, लेकिन जो ही सियासी अमल आगे बढ़ा हालात पर उनकी गिरफ्त कमज़ोर होती गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को चुना गया, जो तब के पीर पगाड़ा की चॉइस थे। ज़िया साहब समझे कि जुनेजो सीधी लाइन पर चलेंगे, लेकिन पहली ही मीटिंग में ज़िया साहब की हैरानी की इंतहा ना रही जब जुनेजो साहब ने पूछा कि मार्शल लॉ कब हटाएंगे। दिसंबर 1985 में मार्शल लॉ उठा लिया गया। अखबारात में भी कुछ आज़ादी आई, मजमूई माहौल बेहतर होने लगा। हालात यहाँ तक पहुँचे कि ज़िया साहब उस असम्बली और जुनेजो साहब से बेजार हो गए। जुनेजो साहब बड़े सुलझे हुए आदमी थे, किसी गैर महज़ब हरकत का सोच ना सकते थे, लेकिन वो हिज मास्टर्स वॉइस भी ना थे। वो ईवान सदर से कोई डिक्टेशन नहीं लेते थे। 2-3 वज़रा को करप्शन के इल्ज़ामात पर काबीना से निकाल दिया, खुद उन पर करप्शन का दूर तक शायबा ना था। देखा जाए तो पिछले 50-55 साल में उनकी हुकूमत सबसे साफ थी। इसी वजह से ज़िया साहब को वो हुकूमत कैसे राह आसानी थी। जुनेजो साहब चीन के दौरे पर गए हुए थे, वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें इतला मिली कि उनकी हुकूमत और कौमी असम्बली को बर्खास्त कर दिया गया है। हुकूमत बर्खास्त तो हो गई, लेकिन ज़िया साहब पहले जैसे हुक्मरान ना रहे। वो जैसे किसी का अपने पे एतमाद और भरोसा मुतज़लज़िल हो जाता है, ये उनकी कैफियत हो गई। नई काबीना उन्होंने बनाई, लेकिन सब चेहरे भुला देने वाले थे। आइन के मुताबिक 60 रोज़ में इंतखाबात होने थे, लेकिन उस डेडलाइन का एहतराम न किया गया और इलेक्शन तारीख गुजर गई। फिर बहावलपुर का सानहा हुआ जिसमें जनरल साहिब अल्लाह को प्यारे हो गए। इंतखाबात हुए और बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन गईं। कहने का मतलब ये कि जितनी भी आप एहतियात कर लें, जितना भी आप डर और वसवसों को गले से लगाए रखें, जो ही सियासी पेशरफ्त होती है सूरत हाल में तनाव और सख्ती कम होने लगती है। जैसे स्पीकर का इलेक्शन हुआ और कौमी असम्बली के मेंबरान ने अपनी मर्ज़ी की, उसी तरह कोई भी इलेक्शन हो वोटर अपनी मर्ज़ी करने लगते हैं। हेरा फेरी की गुंजाइश रहती है और पाकिस्तान के बेशतर इलेक्शनों में थोड़ी बहुत हेरा फेरी होती रही है, लेकिन जहां एक अवामी मूड बन जाए वहां हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब जो पाकिस्तान में सूरत हाल बन रही है, जब इलेक्शन तारीख का ऐलान हो चुका है और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे चुका है, तो चीज़ों को रोकना मुश्किल हो जाएगा।
जब उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल करवाने आएंगे तो कौन उन्हें रोक सकता है। लाख एहतियात की जाए, वोटिंग का मरहला जब आता है तो लोग अपनी मर्जी करते हैं, ख़ासतौर पर ऐसी सूरत हाल में जब आंखें और दिमाग कदरे खुल गए हों। और मैं ये कहने में कतन हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा कि जो सूरत हाल ज़मीन पर है वो खासी हैरान कुन है। अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। जो भी हालात हमारे हों, ये मुर्दा कौम नहीं है, दिल इसका धड़कता है। हुक्मरानी के अंदाज निकम्मे होंगे, हुक्मरानी का मयार इतना अच्छा होगा, लेकिन कौम के सीने में धड़कता दिल ज़रूर मौजूद है। और ये भी फ़र्क करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर के तबकात के हालात और ख्यालात और हैं और अवामुन्नास की सोच मुख्तलिफ है। सिर्फ ऊपर के तबकात ने वोट देने होते तो फिर बात और थी, लेकिन दर्द सर यही है कि इंतखाबात बालिग राय दही की बुनियाद पर होते हैं। 18 और उससे ऊपर के लोग बालिग कहलाते हैं, पर्ची डाल सकते हैं। और इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की अक्सरियत नौजवान लोगों पर मुश्तमिल है। वो जिनकी उम्रें 35 साल से कम हैं, उन नौजवानों की तो सोच ही मुख्तलिफ है। ये पुरानी निशानियों से उगताए हुए लोग हैं, पुरानी सियासत से तंग, पुराने सियासी चेहरों से बेजार। ये मौजूदा निज़ाम से भी तंग हैं और चाहते हैं कि हुक्मरानी के अंदाज मुख्तलिफ हों। इस नौजवान के दिल में नई किस्म की उमंगें भड़क रही हैं। सोचे तो सही कि जब वोट का मरहला आएगा तो ये नौजवान क्या करेगा। बस अच्छा हुआ कि इलेक्शन तारीख का ऐलान हो गया। देखते जाइए कि सूरत हाल कैसी बनती है। अभी तो इस खेल का आगाज़ हुआ है।